आ रहे हैं वो आर्टिस्ट जिनके भाईचारे की मिसाल पूरे फतेहपुर यूपी में दी जाती है यार। धर्मेश से वाइब्रेशन के पावर हाउस खुराफात जिम के ओनर्स शफात और अराफात। मैं आप दोनों को एज ए डुओ आगे बढ़ने का Amazing performance that. Was amazing, outstanding, superb. You guys are excellent. आउटस्टैंडिंग सुपर्ब, माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक। दिखा दे शफाक, कमाल शफाक से शफाक मूव दिखा दे। क्या बात है यार। तो दोस्तों साथियों, स्वागत है आपका फिर एक बार फैक्टम पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि फैक्टम की इस कड़ी में यानी पॉडकास्ट की श्रृंखला में हम लोग आपको आए दिन नई नई हस्तियों से रूबरू कराते हैं। आज की इस श्रृंखला में, आज की इस कड़ी में हमारे सामने जो शख्सियत बैठे हैं उनका नाम है अराफात। अराफात डांस की दुनिया के बेताज बादशाह हैं और टीवी पर ही नहीं बल्कि लाइव शोज में भी उन्होंने बहुत सारे बड़े नाम और बड़े लोगों के साथ काम करके अपनी पहचान को बिल्ड किया है। दोस्तों, अराफात से बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि अराफात उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के रहने वाले हैं और ये फतेहपुर छोटी जगह जरूर है लेकिन बहुत ही तारीखी है। उसकी वजह यह है क्योंकि जब अंग्रेजों से लड़ाई चल रही थी तब अंग्रेजों ने यहाँ पर 52 लोगों को एक साथ फांसी पर चढ़ाया था और उस इमली के पेड़ को आज भी 52 रूपी इमली का पेड़ कहकर लोग याद करते हैं। इसके अलावा इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा था, जो आजादी की लड़ाई में परचम बना था, वो पहली बार वहीं पर बोला गया था। और वीपी सिंह को आप जानते होंगे, जो भारत के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका भी जरिया या उनकी भी जगह वही थी, यानी वही फतेहपुरी से अराफात आते हैं। अराफात, सबसे पहले आपका स्वागत है फैक्टम पर हमारे दर्शकों के लिए। और अराफात से आज हम उनकी जाती जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। सबसे पहले मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ या ये बात आपसे पूछना चाहता हूँ अराफात, कि वाइब्रेटर ब्रदर्स का नाम, ये नाम लाने तक का सफर और इस जगह तक पहुंचने तक का सफर आखिर कहां से आप शुरू करेंगे? कैसे बताएंगे कि जो डांस शोज आपने किए हैं और जो नाम आपने पैदा किया है, जो चीजें आपने बनाई हैं, वो कितनी आसान है, कितनी मुश्किल? ये सफर तो बहुत ही लंबा है। अगर हम सफर में जाएंगे और पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो काफी टाइम हो जाएगा। तो मैं इसको शॉर्ट में आपको बता सकता हूँ, डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि वाइब्रेटिंग ब्रदर्स का मतलब होता है कि दो भाई, हिंदी में इसको बोलते हैं हिल भाई। हिल भाई मतलब लोग वैसे पनी में हो गए, लेकिन एक स्टेप करना बहुत डिफिकल्ट है। तो जब हम लोग डांस कर रहे थे तो उस टाइम पे एक स्टाइल बहुत ही इनोवेटिव थी और बहुत ही मतलब एक तरीके से कह सकते हैं यूनिक थी, जो बहुत कम लोग करते थे जिस टाइम पे हम कर रहे थे। तो उस स्टाइल का नाम है एनिमेशन पॉपिंग। ओके, हाँ, तो वो नया कोई इजाद फॉर्म था या आप ही ने पैदा किया? ये इंडिया में तो हमने किया। ओह, इंडिया में हमने किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल राघव ने स्लो मोशन किया, ठीक है, उसको एनिमेशन पॉपिंग में कहते हैं मोशन इफेक्ट। अच्छा, जैसे मोशंस मैं समझाना चाहूंगा, छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। मोशन इफेक्ट में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे हो गया आपका स्लो मोशन, फास्ट मोशन, रिवर्स, फॉरवर्ड, तो ये सारी चीजें उसमें आती है। लेकिन राघव भाई ने इंडिया में उसको मार्केट किया स्लो मोशन के नाम से। तो वो धीरे धीरे चलते हैं, स्लो मोशन करते हैं ऐसे करके, तो स्लो मोशन, तो वो काफी लोगों को अच्छा लगने लगा। वैसे ही क्या हुआ कि जब डांस प्लस एक रियलिटी शो आया तो उसमें उनको तलाश थी एक यूनिक डांसर्स की। डांसर तो चाहिए लेकिन जो यूनिक हो, जिसके डांस है प्लस हो। तो उन्होंने हमारे अंदर एक टैलेंट देखा कि पहली चीज तो ये दोनों भाई बहुत हेल्दी है। मेरा भाई भी है, शफात और अराफात, हम तो एक से दिखते हैं, एक से दिखते हैं और जुड़वा नहीं है हम लोग। पहले ये क्लियर करना चाहूंगा, लोग पूछते हैं चैनल के थ्रू मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि हम लोग जुड़वा नहीं है, लेकिन एक जैसे दिखते हैं। वो मेरे से बहुत छोटे हैं, मेरे यंगर ब्रदर है और शफात नाम है उनका। हाँ। और शफात अराफात हम लोग ज्यादा मतलब हैं और उनकी जोड़ी की वजह से ये बहुत सारे शोज करते हैं, हम करते आ रहे हैं। और तो वहां से हमको एक डांस प्लस में एक रियलिटी शो है, जिसमें इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो है, जिसमें हमको अपॉर्चुनिटी मिली अपनी स्टाइल दिखाने के लिए, हम सेलेक्ट हुए। तो उसमें हमारा जो डांस स्टेप था वाइब्रेशन, ओके, जो कि एक टेक्निक है, जो कि कोई डांस फॉर्म नहीं है भाई। अभी मैं इनके चैनल के माध्यम से काफी सारी चीजें मुझे क्लियर करने का मौका मिलेगा पॉडकास्ट के थ्रू, कि डांस स्टाइल बिल्कुल भी नहीं है वाइब्रेशन, वो एनिमेशन पॉपिंग है। और एनिमेशन पॉपिंग का एक डांस टेक्निक है जिसका नाम है वाइब्रेशन, जिसमें आप अपने हाथ को और अपने नेक को और अपने पूरी बॉडी को वाइब्रेट करते हैं, वो टेक्निक है। लेकिन ये किया तो आपने हमने पहली बार किया। किसी को देखा आपने? हमने इंटरनेशनल एक मतलब आर्टिस्ट था, उसको देखा, स्लो मोशन फैक्ट्स नाम है। ओके, वहां से हमने पता चला कि स्लोमो फैक्ट्स बोलते हैं उसको, और वहां से हमने एनिमेशन देखा पहले।
एनिमेशन के बाद जब हमने देखा तो क्योंकि राघव भाई तो मार्केट कर चुके थे स्लो मोशन, तो हमें कुछ अलग करना था, तो कुछ यूनिक करना था, तो हमने देखा कि वाइब्रेशन नहीं मार्केट हुआ यहाँ पे। मतलब हमारे यहाँ बोलते हैं ये इंडिया में नया, हाँ ये इंडिया में नया है और देखने में भी जी जी देखने में कुछ काफी यूनिक। तो हमारे यहाँ बोलते हैं डांस इंडस्ट्री में कि वो बिका नहीं था, वो बेचा नहीं गया था, वो स्टेप बेचा नहीं गया, अभी सेल नहीं हुआ। अभी सेल नहीं हुआ था वो। तो वो 2015 में हमने आए और टीवी पे आके एक डांस स्टेप किया वाइब्रेशन, जो कि लोगों को बहुत ही अच्छा लगा और कुछ लोगों को फनी भी लगा, कुछ लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा। जिसने जैसा देखना चाहा उसने वैसा देखना चाहा वैसा उसको मिला। और एंटरटेनमेंट मेन चीज होती है, आप एंटरटेनमेंट फुल एंटरटेन हुए लोग, और एंटरटेन होने के बाद जो है वो इस जर्नी को लोगों ने बहुत ज्यादा क्या नाम है सराहना की, और सलमान खान भाई ने भी किया और बहुत बड़े बड़े इसके नाम सेलिब्रिटीज ने उस स्टाइल को बहुत अच्छा बोला कि बहुत अच्छी स्टाइल है, काफी यूनिक है और मैं भी करना चाहूंगा फ्यूचर में, मैं भी करना चाहूंगा। तो अभी आज का टाइम है 2023 का, तो काफी सारे रियलिटी शोज में उसी तरीके के डांसर्स जो पॉपिंग करते हैं, एनिमेशन करते हैं और कर रहे हैं, और मैं देखता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार कम से कम मैं किसी की इंस्पिरेशन बन पाऊंगा। क्या लगता है आपसे बेहतर और किसी ने किया या आप जैसा किसी ने किया वाइब्रेशन? कोई दो जैसा तो नहीं, क्योंकि हम लोग भी काफी अपडेट है, लेकिन हाँ इंडिया में है अच्छे डांसर्स हैं। और जैसे कि एक तो मेरी क्रू के हैं, विंसेंट पॉल हैं, ओके, और अप्रतिम वर्मा हैं, तो ये सब मेरे ही स्टूडेंट्स हैं। तो कहते हैं ना कि मतलब मैंने इंस्पायर किया तो उन्होंने किया, तो उन्होंने भी किया, लेकिन अब क्या है कि एक सर्टेन लेवल पे जाके आदमी को कामयाबी मिल पाती है, फिर सर्टेन लेवल नहीं मिल पाती, एक संघर्ष होता है और इस संघर्ष होता है, तो स्ट्रगल होता है। तो वाइब्रेटिंग ब्रदर्स का नाम जो है वो हमें धर्मेश सर ने दिया है, धर्मेश भाई, धर्मेश जो डांस के बहुत बड़े नाम है। तो धर्मेश भाई की टीम से भी हम थे डांस प्लस में, उन्होंने भी दिया, और फिर राघव भाई ने उसको बहुत मार्केट किया कि लोगों को वाइब्रेशन करवाया कि ये देखिए वाइब्रेशन होता है, ये उसको मसाज के रूप में मतलब मार्केट किया कि जैसा आम पब्लिक को समझ में आए। ये कौन से सन की बात है एग्जैक्ट? जब 2015 में ये हो रहा था। 2015 में ये हो रहा था, और फिर 16 में हम लोग बाहर निकले, फिर हमने बहुत सारे शोज किए, काफी सारे शोज किए, करीबन 200 प्लस हम लोग ऑल इंडिया डांस चैंपियनशिप जज कर चुके हैं, और 15,000 से स्टूडेंट्स को वर्कशॉप दे चुके हैं अब तक। 2023 तक तो हमारी जर्नी है, अच्छी है। कोई ऐसा शो जिसमें आपको ये याद हो कि जब आप परफॉर्म कर रहे हो और लोग चीख रहे हो और कह रहे हो यही है वाइब्रेटिंग ब्रदर, या कुछ ऐसा जो आप बताना चाहे लोगों से? मेरा तो एक्सपीरियंस ये है कि मेरा सबसे अच्छा शो जो है वो मुझको लगता है डायनेस्टी ऑफ डांस, जो कि उत्तराखंड में हुआ था। तो सीजन 1, और सिमरान शेख जी हैं, वो क्या मुरादाबाद यूपी के ही हैं, वो उसके ऑर्गेनाइजर है। तो वो मेरे लिए सबसे अच्छा और दिल के करीब शो है, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म लोगों को, क्योंकि वो शो ना, वो उसका जो स्टेज है वो बेसिकली एक मॉल में था, तो आम पब्लिक को भी देखने का मौका मिला कि वो जो वहाँ से निकल रही है उसका भी इंटरेस्ट बन गया कि हाँ भाई कौन है, हाँ भाई वाइब्रेटिंग तो अच्छा, वाइब्रेटिंग तो मुझे देखना है, तो ऐसा है। तो वो मेरे दिल के करीब, वहाँ मुझे लगा कि हाँ यार मतलब एक वाइब आई मुझे, मतलब सिमरान शेख के इवेंट में आप हाँ कहीं ऐसा लगा कि डायनेस्टी ऑफ डांस उस इवेंट पे आऊँ, मुझे ऐसा लगा कि वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा आफत, आपने शोज की बात बताई, आपने ये अब व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं पर्सनली, तो ये सफर कितना आसान था? मतलब कैसे आप डांस की दुनिया में कदम रखे आपने? अच्छा, और एजुकेशन में आप क्या है, ये फील्ड क्या आपके लायक थी? क्या आपने इसे बनाया खुद से या पैदा किया, या हो गया अपने आप से सब कुछ? ये एक्चुअल में मैं कहना चाहूंगा कि मैं शुरू से ही डांसर बनना करता था, और अपने स्कूल टाइम में भी, और मैं डांसर बनना चाहता था। हेल्दी शरीर के साथ में, हेल्दी शरीर के साथ में डांस का शौक रखा, और हेल्दी जितने भी हेल्दी आर्टिस्ट हैं, जैसे कोरियोग्राफर है। बिल्कुल मैं समझ आता है। लेट सरोज खान मैम है, और फराह खान मैम है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे कई सारे हैं। तो वो भी हेल्दी हैं और वो भी अच्छा करते ही हैं, बहुत अच्छा उनका नाम है, महागुरु है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि यार हाँ ठीक है मैं डांस करता हूँ, लेकिन डांस में प्लेटफॉर्म नहीं था। आज के टाइम में 2023 में और 2015 में ये फर्क है कि प्लेटफॉर्म बहुत कम, अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा, प्रूफ बहुत ज्यादा करना, पेरेंट्स को बहुत ज्यादा चीजें प्रूफ करना है कि भाई इसमें कैरियर है, हम कुछ कर सकते हैं। और लेकिन उस टाइम पे नहीं थे, आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म, आज बहुत। अच्छा, 2015 से अगर तो आज कंपेयर कर रहे हैं तो आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म। और दूसरा ये, मैं आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा, ये आसान नहीं रहा, बहुत डिफिकल्ट था लोगों को फेस करना, कि लोगों के सामने डांस करना, क्योंकि क्या नाम है, लोग नेगेटिव एस्पेक्ट से भी बहुत देखते थे कि भाई मोटा है, हिल रहा है, क्या है, ये तो हम भी कोई बड़ी बात नहीं, ये हिल रही तो है, ऐसे ही तो करना है, कोई बड़ी बात नहीं। ये तो ऐसे ही करना बड़ी बात नहीं होती, म्यूजिक पे करना भी होता है कि आपको म्यूजिक पे डांस करना है। उस चीज को आप एक नई टेक्निक लेके आ रहे हो, अगर कोई बॉलीवुड कर रहा है तो पहले से लोग कर रहे हैं, आप उसको देख सकते हो
इंडिया में। लेकिन अराफात जब साधारण तौर पर कर रहे थे तब लोगों को लगता हो, तब लोगों को लगता था कि जब वो स्टार हो जाता है और वो कुछ भी करता है तो फिर लोगों को लगता है कि यार ये तो बड़ा काम, ये तो बड़ा काम होगा। ये है कि काफी कठिन थी, लेकिन हाँ आसान ऐसे हुई कि मेरा भाई मेरे साथ था, छोटा भाई मेरा शफात जोड़े, वो हाँ जोड़ी थी, तो उसके थ्रू मुझे ऐसा हुआ कि क्योंकि जो मैंने सीखा तो उसने बड़ी कम उम्र में सीख लिया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं तब डांस करूँ चाहे ना करूँ, लेकिन मेरा छोटा भाई जो है उस चीज़ को कंटिन्यू कर ले रहा है, क्योंकि अभी उसकी एज बहुत कम है, वो 22 साल का है और मैं 30 ईयर्स का हूँ। तो वो चीज़ें उसने सीख ली हैं पहले से ही। अब उसका एक्सपीरियंस मैटर करेगा कि वो इस स्टाइल को किस लेवल पे और कितने आगे लेके जाता है। पर्सनल लाइफ से जुड़ी बात फिर मैं आपसे, जी घर वाले क्या सपोर्ट करते थे डांस की दुनिया में जाने के लिए? जब पहली बार आप, क्योंकि मैंने एक कहानी और भी सुनी है आपकी, जब DID में आप गए थे तब आपने बहुत कुछ फेस किया अपने मोहल्ले में, अपनी बस्ती में, अपने लोगों में। हाँ। मैं वो कहानी एक बार सुनना चाहता हूँ। DID का लोगों को सुनाना मतलब मैं DID का तो चलिए आपने नाम ले लिया है। DID का मैं नाम आपसे ले रहा हूँ। हाँ DID का नाम आप ले रहे हैं, लेकिन DID बहुत अच्छा शो है। पहले हम ये भी कहते हाँ। कि बहुत अच्छा शो है DID, बड़ा शो, बहुत बड़ा शो है। मिथुन दा ने बहुत अच्छे शो निकाला और सीजन 4 में मैंने ऑडिशन दिया था और मेरे काफी सारे फ्रेंड्स वहां से बने, और जो है फ्रेंड्स बनने के बाद जो है उनमें से कई लोग जो है आगे निकल गए और फिर हम लोग भी उसमें सेलेक्ट थे। तो एक सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो हमको पता नहीं था, तो हम आए और हमने बहुत ही एक्साइटमेंट में सभी लोगों को बता दिया, अपने मोहल्ले में, अपने घर में, और अपने सबको एक्साइटेड कर दिया कि बस मेरा आने वाला टेलीकास्ट होगा और मेरे पास आगे के राउंड के लिए कॉल आएगा क्योंकि सिलेक्टेड। ऑडिशन दे आए थे? ऑडिशन दे आए थे और फिर वो जो है नहीं मतलब टेलीकास्ट हुआ, कोई रीजन हो सकता है उसका कि नहीं हुआ, वो आज जो ऑडिशन दे के आए थे वो टेलीकास्ट नहीं हुआ। तो वहां पर आप सेलेक्ट हो गए थे? हम टॉप 100 थे। टॉप 100? हाँ टॉप 100 थे। मतलब वो टोपी एक मिलती है उसमें? हाँ टोपी एक तो मिलती है, वो मिल गई थी, लेकिन उसमें जो है क्या नाम है, जो मेरा छोटा भाई है उसको मिली तो मुझे नहीं मिली। ऐसा कुछ उन्होंने मतलब किया था कि एक को लेंगे, दो को नहीं ले सकते, दोनों अच्छे हैं लेकिन हम एक को लेंगे, हम शफात को लेते हैं। शफात को लेते हैं, आपको तो मतलब नहीं लेंगे, ऐसा कुछ था। उन्होंने अपना थीम बनाया था, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। और वो टॉप 100 के बाद जो है फिर वो हम कोरियोग्राफी राउंड में शायद डिस्क्वालीफाई हो गए, तो शायद उनका ये क्राइटेरिया होता है कि कोरियोग्राफी राउंड में जो आगे जाता है वही उसी का दिखाते हैं इसको, या जो आगे बढ़ जाता है उसी का दिखाते हैं। हमको बाद में पता चला क्राइटेरिया यही होता है कि जो आगे बढ़ जाता है या जो टॉप 16 हो जाता है, टॉप 18, तो उसको पूरा दिखाते हैं। लेकिन आगे अनाउंस कर चुके। हाँ लेकिन हम तो लोगों में अनाउंस कर चुके, नई बात, हमने जो है नई बात थी, नई एक्साइटमेंट थी। और वो भी क्यों ना, मतलब हाँ वो भी क्यों ना कि भाई किसी के मोहल्ले से, किसी के शहर से, एक छोटे शहर से, जाहिर है कोई टीवी पे आ रहा है ऐसा ऐसा। तो आजकल YouTube पे इंटरव्यू देने के बाद लोग बताते हैं कि मेरा आने वाला है। आप तो फिर भी नेशनल चैनल पे और बड़े शो में, और जी टीवी पे, जी टीवी पे, जहाँ से सारे गाँव वो सब तो बहुत ज्यादा उसमें मुझे वो लगा कि फिर लोगों ने जो है हाँ मजाक के पात्र भी बने, क्रिटिसाइज। हाँ क्रिटिसाइज भी क्या, आया नहीं यार, आया नहीं तुम्हारा, छोड़िया नहीं तुम्हारा। कई बार ऐसा हुआ कि मैं सामान नहीं लेने गया, बस कई बार ऐसा हुआ कि भाई नहीं जाना, वहाँ पे नहीं खड़े होना। लोग कहते थे, हाँ लोग कहते थे कि भाई शोर मचाते तुम्हारे। हाँ टीवी पे आ रहा था यार, आया नहीं भाई। ऐसा कि अपने यूपी में लोग करते हैं। कुछ दोस्त थे वो मजाक में ही बोलते थे, लेकिन कुछ दो अच्छे भी थे, उन्होंने कहा नहीं यार तुम्हारा होगा, कब करना होगा। मैंने होपफुली होप छोड़ दिया कि मैं नहीं करूंगा। मैंने प्रण लिया था कि मैं डांस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बेसिकली एजुकेशन में मैं MSc CS हूँ, तो मैं चाह रहा था कि मैं बाहर अब्रॉड चले जाऊँ। मेरे फादर भी थे अब्रॉड में, तो MSc CS है, बड़ी एजुकेशन, और मास्टर ऑफ साइंस कंप्यूटर साइंस हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे बाहर जाके जॉब करना चाहिए, अपने घर को देखना चाहिए। मैं बड़ा 8 साल अपने भाई से, हाँ मेरा भाई डांसर है वो तो बन ही जाएगा, मुझे पता था वो बनेगा, ऐसा नहीं। तो फिर एक शो आ गया डांस प्लस, जिसका प्रोमो है, जिसका आप बता चुके। हाँ तो वो मैं फिर मेरे भाई ने ऑडिशन दिया। उसकी भी एक छोटी सी अच्छी कहानी है कि मेरे भाई ने ऑडिशन दिया और उसके साथ ही साथ मैं सेलेक्ट, मैंने कोई ऑडिशन नहीं दिया। अरे ये कैसे हो? ये ऐसे हुआ कि रेमो सर ने बुलाया हम लोगों को, और बुलाने के बाद जो है पहले भाई का पूरा ऑडिशन देखा। ऑडिशन देखने के बाद उसको बोला कि आपने किससे सीखा है? उन्होंने बोला बड़े भैया उनसे सीखा है, वो करते हैं डांस। मैंने कहा बिल्कुल करते हैं डांस, बहुत अच्छा कर। उन्होंने बोला बुलाइए, है बैक से? मैंने कहा वही है बैक से, पापा में तो नहीं है। बुलाया मुझे, फिर बोला कि तुम दिखा सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल सर, अपॉर्चुनिटी। रेमो डिसूजा जो कि DID के जस्ट थे, अरे साहब रेमो साहब ने तो दिखाने का मौका मिल जाए तो फिर क्या ही। मैंने कहा चलो दिखा देंगे, सेलेक्ट होगा सब। मेरा क्यों होगा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स हो, मेरा नहीं होगा गार्जियन। तो मैंने भी किया, जाहिर सी बात है, पुराना चावल तो पुराना ही होता। आप चूंकि सिखा रहे हैं, क्योंकि ये आपका इजाद है। हाँ मेरा तो है, तो स्टाइल है, तो मैंने अच्छा किया। और रेमो सर ने बोला नहीं यार आपको जो, क्योंकि उसमें जोड़ी का भी था, ओके डुएट भी था उसमें, सोलो भी था और गुरगुट भी था। क्योंकि पता है आप, मैं बीच में रोक रहा हूँ, जोड़ी में ये चीजें शायद ज्यादा अच्छी लगी लोग। हाँ इंडिविजुअल शायद उतना नहीं, इंडिविजुअल इम्पैक्ट शफात का ज्यादा है। वो एक वो क्योंकि वो यंगर जनरेशन है,
हाँ, हमारी जनरेशन जो है वो 90s की है, शफात की जनरेशन जो है वो 99 आपकी। born है, हाँ 19 आपकी 2000 की। तो वो 2000 की जनरेशन और 8-10 साल का गैप है। तो जब 8 साल का गैप हो जाता है तो उसमें क्या है कि वो सोच, वो क्रिएटिविटी भी नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, इज अ बेटर डांसर, इसमें कोई भी वो वाली बात नहीं। मेरा एक छोटा भाई है और मेरा छोटा भाई मेरे से अच्छा करता है, उससे बड़ी बात मैं क्या, ये तो खुशी की बात है। खुशी की बात है कि इससे बड़ी बात आप खुश हो रहे हैं, मैं देख हाँ, और इससे कुछ हो नहीं सकती खुशी की बात। तो लेकिन वहां पे उनको ऐसा लगा कि हम डुएट बनाते हैं, अराफत भी होना चाहिए। रफात भी होना चाहिए, उन्होंने सेलेक्ट किया और वो रैंडम था, कुछ प्री प्लान नहीं था। लोगों को ऐसा लगता है कि टीआरपी के लिए ऐसा किया गया, लेकिन बिल्कुल भी प्री प्लान नहीं था, बस वो हो गए और वो फिर हम सेलेक्ट हो गए, फिर हमारी आगे भी जर्नी स्टार्ट। तो डांस प्लस में एंट्री हो चुकी है और अराफात और शफात दोनों वहां पर धूम मचा रहे हैं। लेकिन डीआईडी से बैकफुट पे आने के बाद डांस प्लस में एंट्री, ये घर वालों को सूट किया, मतलब घर वालों ने इजाजत दी इसकी? देखिए, घर वालों की इजाजत कभी भी नहीं थी, क्योंकि हमारा इस्लामिक बैकग्राउंड है और हमें नहीं डांस वांस करने के लिए मना किया जाता। लेकिन फिर भी एक है कि भाई जिद होती है, जुनून होता है, इंसान को अच्छा लगता है, क्योंकि ये आर्ट भी देखिए आपको अल्लाह ने और भगवान ने दी सही आर्ट, तभी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो अपने टैलेंट को हमने पहचाना और इस चीज़ को हमने किया। और पापा को मेरे नहीं मालूम था, वो अभी इस दुनिया में नहीं है, तो 2019 में उनकी डेथ हो चुकी। और फिर मेरे फादर को बताना ही एक बहुत बड़ा टास्क, मतलब छिप के गए आप? हाँ, चिपके गए, हमने ऑडिशन चिपके दिया और फिर हमने जब मेगा में हमारा हो गया मेगा ऑडिशन, तब हमने अपने फादर को बताया कि हमारा जो है हो गया ऐसा ऐसा शो में। तो मेरे फादर ने होपफुली जब देखा कि इतना अच्छा मतलब बच्चों का नाम हो रहा हो, मेरा रिस्पॉन्स, इन्होंने खुद प्रूव कर दिया, एक नई स्टाइल ईजाद कर दी है, खुद प्रूव किया है। और कुछ मैंने इनको सिखाया भी नहीं कहीं, कोई मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग भी नहीं करवाई, कभी उन्होंने स्कूल भी नहीं देखा? स्कूल भी नहीं देखा, तो उसके बावजूद उन्होंने इतना अच्छा कर रहे हैं। तो हाँ, और मेरा बैकग्राउंड जो है वो म्यूजिक से ही है। मेरे पापा सिंगर थे और मेरे जो पापा के मामा है वो भी गजलिस्ट है, मेरे पापा भी गजलिस्ट थे। और मेरे पापा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आफ्ताब बोल के कल्चर सेक्रेटरी थे। तो एमयू में भी वो जो कल्चर कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला। हाँ, कल्चर सपोर्ट मिली, तो उन्हें लगा, उन्हें दिखा कि हाँ, मुझे नहीं मिला प्लेटफॉर्म, लेकिन मेरे बच्चों को प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो उन्होंने बोला कि यू शुड कैंसिल योर इंटरनेशनल ट्रिप, आपको नहीं जाना है, आप कंटिन्यू करो और जो भी सपोर्ट चाहिए पैसे से करो, कोई दिक्कत नहीं। आप फैमिली साथ हो? आप फैमिली साथ। किस किस के साथ काम किया अब तक अराफात? आप कौन से वो बड़े आ रहे हैं जिनको आपने अपनी परफॉर्म दिखाई है? धर्मेश भाई हैं, और जैसे कि डांस प्लस में हमको अपॉर्चुनिटी मिली। डांस प्लस में बहुत सारे स्टार्स हैं, जैसे सलमान खान है, कैटरीना मैम है, सैफ अली खान है, अनिल कपूर है, जॉन अब्राहम है, और भी बहुत सारे स्टार्स हैं उनके सामने जिनकी मूवीज का प्रमोशन होता था, वो आते थे और उनको अपना परफॉर्मेंस दिखाते थे। सबने बोला कि यार कुछ अलग ही, आपका डांस देख के कुछ अलग ही फील आता। मतलब सबको अलग लगा? हाँ, सब कुछ ना कुछ के कुछ नया है। अराफात और शफात और अराफात। शफात और अराफात, शुरुआत वहां से। अच्छा, अभी क्या चल रहा है आजकल? अभी लाइफ में क्या चल रहा है? आजकल तो हम लोगों ने ठीक ठाक, आपके भाइयों ने पैसा कमाया है और कमा के एक फूड की चेन है, क्योंकि मेरे पापा ने होटल मैनेजमेंट किया था। हाँ, तो वो होटल लाइन से थे, तो हमारी वो नहीं कर पाए। उनका एक ड्रीम था कि फूड की चेन होनी चाहिए खुद। अच्छा। तो उनकी डेथ हो गई, उनको लीवर सिरोसिस था, तो वो नहीं कर पाए पूरा। तो अब वो हम उस पे हैं और हमने एक फूड किचन खोली जिसका नाम है वाइब्स इंडिया। वाइब्स इंडिया में क्लाउड किचन की भी है और कैफे भी है, कैफेटेरिया भी है, तो वो चल रहा है। तो उसमें हम क्या करते हैं? मतलब जगह जगह कैफे भी है। और आने वाले टाइम में हम ये अपना फ्रेंचाइजी का भी अपॉर्चुनिटी लेके आने वाले हैं। कितने साल से चल रहा है? अभी ये हुआ जब पापा की डेथ हुई उसके 1 साल तो इसको प्लानिंग करने में लगा, क्योंकि वी आर वेरी वेल प्लान। और ये कह सकते हैं आप कि हम प्लानिंग से चलते हैं, तो अभी तक शायद हम तभी काम कर रहे हैं। शफात क्या कर? शफात की एजुकेशन कंप्लीट हो गई है और अभी वो बिजनेस देख रहे हैं और डांसिंग कर रहे हैं फुल पावर। शादी वादी कर लिया आपने? या मैंने शादी कर ली, मेरा बेटा 3 साल का। डांसर बनाएंगे या कुछ और? जो बनना चाहेगा वो, मतलब उसके ऊपर छोड़ छोड़ेंगे जो बनना। मतलब वो सख्त बाप नहीं है आपके अंदर, वो जो चाहेगा वो बेहतर। नहीं, सख्त बाप तो है, अच्छा। लेकिन बाप जब तक सख्त नहीं होगा ना, तब तक बच्चे की परवरिश अच्छे से नहीं होगी। तो आप जो भी यंगस्टर्स हैं, मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपके पापा सख्त हैं और आपको डांटते हैं या मारते हैं, वो किसी चीज के लिए मना करते हैं, तो आपको बताना चाहूंगा कि वो आपको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और वो कभी भी आपको बुरा नहीं चाहते। मतलब अच्छे डैडी हैं जो डांटेंगे और मारेंगे, और फालतू नहीं, मतलब कोई गलत बात रफात की वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि पापा को तो पता होना ही नहीं चाहिए था एक्चुअली कि हम मुंबई तक पहुंच गए। तो डांस प्लस में जब सब कुछ हो गया, शोज आने वाला था, तभी शायद बहुत ही मतलब रिस्पेक्ट तो बताया। वो सख्त नहीं कह सकते, वो रिस्पेक्ट कह सकते हैं फादर की। हाँ, सख्त का मतलब होता है कि हो भी गया तब भी मना नहीं, आपको नहीं करना, वापस आओ, ये सख्त होता है। अच्छा, मुंबई की दुनिया कैसी है?
दुनिया जानना चाहती है, जो लोग नीचे से जुड़े हैं, जमीन पर है, जानना चाहते हैं कि ये जो सिटी लाइट है और ये जो रोशनी है बॉलीवुड की या उस जगह की, क्या है असली हकीकत, क्या है आपकी नजरों से बताएं। इट्स मेरे हिसाब से तो शोबिज है भाई, शोबिज की दुनिया है। जो दिखता है वही बिकता है, और आज के टाइम में जो दिखेगा या जो मार्केट में काम कर रहा है, क्योंकि आर्टिस्ट को काम करना बहुत जरूरी है। जब से कोविड हुआ तो सारे आर्टिस्ट, मैं नहीं खाली, सारे आर्टिस्ट, कुछ कोई किसी के पास कोई काम ही नहीं, क्योंकि इवेंट्स वर नॉट हैपनिंग, इवेंट्स हो नहीं रहते, आर्टिस्ट परेशान, किसी का कोई बिजनेस नहीं, कुछ नहीं, घर में बैठा सिर्फ न्यूज देख रहा है, यहाँ कोविड फैला है, वहाँ कोविड फैला है, यहाँ नहीं जाना है। किसी के इवेंट थे, लाखों रुपए लगा के लोग बैठे हैं, कैंसिल हो गए सारे इवेंट, लोग पैसे वापस मांगने लगे आर्टिस्ट से कि पैसे वापस करो, इवेंट हो नहीं गए। तो सारी जो दिक्कतें आर्टिस्ट ने फेस करी कोविड में, उसके बाद शायद मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट, अब कई सारे आर्टिस्ट जॉब भी कर रहे हैं और कई सारे आर्टिस्ट जो है बिजनेस एंटरप्रेन्योर भी बने हैं, और मतलब रोजी रोटी के लिए अपनी अपनी जगह चले गए। हाँ, दूसरी जगह छोड़, नहीं फील्ड नहीं छोड़ी, फील्ड वही कर रहा है, लेकिन उनकी मजबूरी हो गई क्योंकि कोविड ने सिखाया कि भाई कोविड हो गया तो अब क्या करोगे भाई, डांस आप सिखा नहीं सकते, डांस सिखाएंगे तो ग्रुप में सिखाना। आपने कहा कि जो करता रहेगा वो बचा रहेगा, मतलब करता रहने के लिए भी तो काम चाहिए। हाँ, पर उस माया नगरी में हमेशा काम सबको कहाँ मिलता है? सर्वाइवल तभी है जब माया नगरी की जरूरत नहीं है। देखिए दो स्टेजेस, 2-3 स्टेजेस है। एक तो है स्टेज आपकी कोरियोग्राफी की, कि आप जाइए कोरियोग्राफर बन जाइए, ठीक, किसी को असिस्ट करिए, Okay. और फिर उसकी जगह आप आगे ले लीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं कब तक करूँ। क्या आपने भी सोचा था ऐसा? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा, मैंने हमेशा डांसिंग स्टार बनने की सोचा। डांसिंग स्टार का मतलब हो गया कि मैं, मतलब हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको रैप करते हुए भी मेरा छोटा भाई दिखे, या मैं रैप करते हुए हिप हॉप को, मतलब हम लोग हिप हॉप कल्चर से, हिप हॉप कल्चर को समझाने की, हिप हॉप कल्चर में है क्या, हिप हॉप कल्चर में अब हम डांसिंग सेलिब्रिटी, हमने अपना नाम कर लिया, अब हमें कुछ भी कर सकते हैं। हम डांसर तो अच्छे हैं ही हैं, और म्यूजिक बैकग्राउंड से, तो हो सकता है कल को हमें सॉन्ग या रैप कुछ तो मुंबई की दुनिया पे मैं पूछ रहा था, मुंबई की दुनिया में तो एक शब्द में अगर मैं आपसे कहूं, एक सेंटेंस में क्या कहेंगे मुंबई, तो क्या? शोबिज। हाँ, मतलब जब तक दिखोगे तभी तक है। हाँ। मतलब वो जो चमक है कहीं ना कहीं आधी अधूरी है, मतलब दुनिया के सामने जो दिखता है वैसा है नहीं। इतनी सुंदर है क्या? ट्रू, ये एक कड़वा सच है, ये एक कड़वा सच है। सिटी लाइट्स जो है वो, कि जो सिटी लाइट्स है, जो जैसा आपको दिखता है वैसा नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल है। उतना आसान सुशांत सिंह राजपूत एग्जांपल है, इतना बड़ा एक्टर दिखता है। नहीं है आज हमारे बीच, और मतलब मुंबई जितने को बनाती है उससे ज्यादा खा भी जाती है। हाँ, ये कह सकते हैं, लेकिन जितनों को बनाती है, तो जिसको बनाती है तो फिर बनाती चल जाता है। उसमें बहुत सारे ऐसे नाम। तो हमारा विजन ही अलग था कि हमें खाली मुंबई नहीं है, मुंबई इंडस्ट्री नहीं है, वी वांट टू टेक ओवर द वर्ल्ड इंडस्ट्री। आज मैं डांस करता हूँ, वीडियो डालता हूँ, तो जो आर्टिस्ट ने, जो वहां के आर्टिस्ट ने स्टाइल निकाली है, वो मेरी वीडियो देख के खुश होता है कि हाँ इंडिया में कोई कर रहा है, अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है। मुझे जानते हैं पर्सनली, वहां पे लोग जानते हैं। कहा जा रहा है ये यूएसए की अटलांटा थी, तो जहाँ के जो आर्टिस्ट है जब यहाँ पे वर्कशॉप लेने आते हैं, तो हो सकता कई आर्टिस्ट मुझे ऐसे मिले हैं जिन्होंने मेरी वीडियो पहले से देखी हुई, आई वाच दिस इन यूट्यूब, आई सीन दिस ऑडिशन, बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छा लगता है सुन के कि हाँ यार, हम भी इनको कहीं देखा करते थे, आज इन्होंने वही देखा। और मैंने रेमो सर से कोई बात बोली थी कि हम ये चाहते हैं, उन्हें बोला कि तुम करना क्या चाहते हो स्टाइल बोलने को, तो मैंने ये बोला था कि जैसा वहाँ के लोग कर रहे हैं, कल को ऐसा हो कि वहाँ के लोग यहाँ की वीडियो निकाल के देखें। डांसर भी हैं, डांसर से क्या कहना चाहेंगे, वो जो लोग अपना करियर इसमें ढूंढते हैं या जो बहुत मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं? यूनिफॉर्म सिक्सर्स से मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई कभी गिव अप मत करना, और अगर तुम सही हार्डवर्क कर रहे हो तो तुम्हारा वक्त आएगा और जरूर आएगा। अगर तुम हार्डवर्क नहीं कर रहे हो, दूसरी चीज, पहले का टाइम दूसरा था, आपके पास फैसिलिटीज कम थी, आपको पास मेहनत ज्यादा करना पड़ता था। आज का टाइम दूसरा है, आपके पास गुरु होना बहुत जरूरी है, आपको एक गुरु चाहिए जो आपको सिखा सके, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, जो आपको सिखा सके और सही गाइड कर सके। अगर आप सही गाइडेंस में नहीं हो, चाहे डांस हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे म्यूजिक हो, आप कभी कुछ नहीं बन पाओगे अगर आप सही गाइडेंस में हो। क्यों? क्योंकि लोग गुरु को इंपॉर्टेंस देना भूल लोग सीखते हैं और बस सीख के समझते हैं मुझे सब आ गया, सारी चीजें आ गई, बस मैं 15 सेकंड की रील बनाऊंगा, यूं वायरल हो जाए, यूं वायरल हो, यूं होता है। और वायरल तो सबको वायरल होता है भाई, लेकिन भाई वो सिर्फ वक्त ही होता है, और आप 15 सेकंड के डांस करके कुछ नहीं कर पाओगे, आपको 4 मिनट का गाना करना ही पड़ेगा। गाना 4 मिनट का होता है, 15 सेकंड का कुछ नहीं। अरफात, आज की दुनिया में यानी आज के दौर में तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो डांसिंग और सिंगिंग और सभी को मिल रहे हैं, बहुत सारे स्टेजेस हैं अभी अपने आप को प्रूव और परफॉर्म करने। ऐसे 5 न्यू कमर जिनको आप पहचानते हो डांसर के तौर पे, कि मैं अगर नाम दूं तो इन 5 लोगों को नाम दूंगा कि ये फिलहाल में बहुत बेहतर और बढ़िया डांसर। तो 5 ऐसे न्यू कमर में
पहले तो है अमान एंटीडोट है, और यासीन है, और टाइगर है, टाइगर कौन है अमान? क्या कर रहे हैं आज? अमान म्यूजिक प्रोड्यूसर भी है और एनिमेशन स्टाइल भी करते हैं। अच्छा, और यासीन है, यासीन क्या कर रहे हैं? यासीन भी केस क्रू है उनका, तो वो भी इस टाइप के क्रू में करते हैं, तो काफी अच्छा है उनका भी। और उनके बच्चे भी कई सारे रियलिटी शोज में। मतलब उनका कोई स्कूल है या हाँ, उनका स्कूल है, इंस्टीट्यूशन डांस स्कूल है? और डांस स्कूल है, इंदौर में है, दोनों इंदौर में। और जो अमान है बेसिकली वो म्यूजिक प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो वो म्यूजिक का भी काम कर रहे हैं। जो आज आप नई नई म्यूजिक देखते हैं, तो टाइगर भी है और अक्षय भी है और आपका बुगी रेप्टाइल। तो टाइगर और अक्षय और टाइगर पॉप जो है वो अलग है, वो इंडिया बेस्ट डांसर के में हमारी स्टाइल करके विनर हो गए। विनर हो? हम फाइनलिस्ट थे, डांस प्लस में नहीं हो पाए थे विनर। अच्छा, डांस प्लस में आपके साथ थे? नहीं, मेरे पास साथ नहीं थे, वो अलग शो में थे, अलग शो बाद में आए, वो एज नहीं हमारा। अच्छा, हमसे जूनियर है, मतलब जूनियर है, हम सीनियर है, हमारी स्टाइल करते हैं। अक्षय पाल भी हैं, वो भी अच्छा करते हैं, और बुगी रेप्टाइल भी हैं, वो भी अच्छा करते हैं। बुगी रेप्टाइल क्या करते हैं? बुगी रेप्टाइल जो है यही सेम स्टाइल करते हैं एनिमेशन। उनका थोड़ा नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो यूनिक है, वो वेविंग करते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं उनको अप्रिशिएट भी मिलेगा, और आप कहीं ना कहीं तब दबाने की बात भी कर रहे हैं, और वो अच्छा तो करते ही होंगे। हाँ, और एक इसमें अमान जो एंटीडोट है वो म्यूजिक भी बनाते हैं, जैसे वो डांसर्स के लिए म्यूजिक बना रहे हैं। अच्छा, मतलब डांसर्स के लिए म्यूजिक बना रहे हैं। ये नई बात है, व्यूअर्स को शायद ये नया पता चला होगा। हाँ, इस इंडस्ट्री में ये भी होता है, मतलब डांसर्स के लिए म्यूजिक अलग बनता है। हाँ, मतलब कि ये कौन लोग हैं जो डांसर्स के लिए म्यूजिक अलग बनता है? एक्चुअल में क्या है, ये प्रोडक्शन होता है, मतलब जैसे म्यूजिक प्रोडक्शन होता है, तो म्यूजिक प्रोड्यूस करता है। जैसे कोई हिंदी गाना है, उसमें उस डांसर का फील डाल देते हैं। मतलब ये वही थे जो हम लोग सुनते हैं, पिच करना, अब करना, और बहुत सारी आवाजें एक साथ करने लग जाना, मिक्स कर, कहीं वाइब्रेट होना, कहीं की या कहीं रोबोट की आवाज आ रही। अच्छा, ये इसको हम कहते हैं अलग प्रोडक्शन होता है। ये अलग प्रोडक्शन होता है, तो वो एज ए डांसर तो है ही, लेकिन वो म्यूजिक प्रोडक्शन भी कर रहा है। तो अभी नए जो रियलिटी शोज आए, उसमें उन्होंने म्यूजिक प्रोडक्शन भी किया हो। तो जैसे अक्षय पाल अभी नया आ रहे हैं इंडिया बेस्ट डांसर में, तो उनके कई सारे गाने उन्होंने ही बनाए। तो ये न्यू कमर्स है, इनको अपॉर्चुनिटी है तो बहुत पहले से, लेकिन अपॉर्चुनिटी अभी मिली। अब मिली है, मतलब पहले से है? हाँ, पहले से है, काफी पहले से है। अगर आज आपको मौका मिलेगा तो किस शो में जाना पसंद? सब में, या फिर? बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन मेरे हिसाब से मेरा विजन और मेरा क्राइटेरिया जो है वो ये है कि अगर आप किसी रियलिटी शो में कर चुके हैं तो आपको दूसरे रियलिटी शो की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि काम करने की जरूरत है, लेकिन ये काम नहीं है। आपको वो जर्नी रिपीट करने की जरूरत वी हैव प्रूव व्हाट वी हैव गॉट, और हमको दोबारा प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हाँ, वर्ल्ड लेवल पे हम अपने आप को देखना चाहते हैं, हम वर्ल्ड ऑफ डांस जाना चाहते हैं, अमेरिका गॉट टैलेंट जाना चाहते हैं, हम अपने आप को इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ये हम चाहते हैं। अब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाने की ख्वाहिश है, क्योंकि नेशनल प्लेटफॉर्म तो वो कर जी बड़े अच्छे से, आपने बड़ी सादगी से इस बात का जवाब दिया। आने वाला कल क्या कहता है? अब अराफात किस ओर जा रहे हैं? मतलब फाइनली अब क्या करोगे आप? शोज ही करना है, जज करना है, या फिर कुछ और भी फ्यूचर देख रहे हैं डांस के साथ में? डांस तो है ही जो है अभी आपका, लेकिन चूंकि जैसे एक समय होता है हर चीज का, ऐसी वक्त बदलते रहते हैं, तो क्या फैसला? आने वाला वक्त ये है कि मैं एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर तो बन ही चुका हूँ, और दूसरा ये क्या नाम है, मैं चाहता हूँ कि कोई भी डांसर जो स्ट्रगल करता है, या कोई भी आर्टिस्ट जो स्ट्रगल करता है, वो स्ट्रगल ना करे, उसको वो प्लेटफॉर्म इजीली मिल जाए, उसके साथ कोई भेदभाव ना हो, उसको कोई परेशानी ना हो। तो वैसा कुछ एक देखिए, डांस स्कूल बहुत सा है, डांस स्कूल में ये बोलूंगा मैं डांस स्कूल बना दूंगा और मैं आपको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करा दूंगा। ये फ्री में कुछ कोई भी चीज की वैल्यू नहीं है, और जो चीज मिलती है वो आप उसकी लोग वैल्यू नहीं करते फ्री में। तो मैं ये कहता हूँ कि आपको एक ऐसा जगह, जैसे क्या होता है कि इवेंट्स में भी धोखे हो जाते हैं, ऐसा नहीं मिला अब आदमी वकील के वो कर सकता है, वहाँ टिकट्स नहीं मिलते, बहुत सारी चीजें इवेंट्स में हो जाता है, तो उनको भी धोखा मिला। हाँ, उनको भी धोखा मिला। तो एक मैं ये चाहता हूँ कि भाई एक ऐसी मैं सोच बना दूं कि जो लोगों को प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो डांसर्स प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या कुछ है, तो वो एक प्लेटफॉर्म मैं चाहता हूँ कि हाँ, एक तरीके से मैं चाहता हूँ कि इसका एक कानून बने। हाँ, कि भाई ये कानून बने कि डांसर्स को अगर विनिंग प्राइज नहीं मिलता या कुछ है, तो ठीक है, कानून है उसके लिए, लॉस पहले से, लेकिन एक सेंटर एक ऐसा हो जहाँ पे उसकी प्रॉब्लम सुनी जाए, वो सॉल्व कर सके। किसी के बारे में वीडियो ना डाले कि वीडियो डाल के और वो ऑर्गेनाइजर के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, वो डांसर आरोप लग रहा है, उसी से इवेंट ही खराब हो रहे हैं और डांस की डांस की दुनिया एक बीच का सोर्स हो जिसमें वो सॉल्व हो सके, चीजें अच्छे से सॉल्व हो। तो वो मैं बनाने की कोशिश करूंगा आने वाले टाइम में, आने वाले कल में, और मैं चाहूंगा कि वो उसकी शुरुआत मैं ही करूँ। और बहुत लंबा सोच रहे हैं आप। हो सकता है कि मैं उसकी शुरुआत कर चुका हूँ, या मैंने कुछ करवा दिया, उसका रजिस्ट्रेशन कर लिया, ऐसा कुछ है, तो मैं आने वाले टाइम में ऐसा कुछ करूँगा। और मैं डांसर्स के लिए यही करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आने वाले टाइम में डांसर्स जो है, अभी ये स्टाइल आने वाले 20 और 25 साल तक है,
तो अराफात, कई सारी बातें आपसे हुई और बहुत सारे पर्सनल और व्यक्तिगत जीवन पर भी कहीं ना कहीं हम लोगों ने आपस में बात की है, और ये सवाल जवाब का सिलसिला तो जिंदगी भर का है, जब तक मैं और आप, ये कारोबार चलता रहेगा और ये सवालों का कारोबार। इस सवालों में एक बात मैं आपसे आखिरी ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ज़ाती ज़िंदगी से जुड़ी कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते हो और मैं पूछ ना पाऊँ? अगर आप वो रखना चाहते हो तो प्लीज़। मैं यंगस्टर्स को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यार देखो, आजकल मोबाइल का ज़माना है और लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट और सोशल मीडिया से प्रेरित हो गए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने आसपास देखिए, अपने फैमिली, अपने मदर फादर को, क्योंकि हो सकता है आपको मौका ना मिले। बड़ी बात आपकी। और अगर वो मौका हाथ से चूक गया तो फिर आप उस चीज़ के लिए हमेशा रिग्रेट करोगे, यार अगर मैं फ़ोन ना करता या मोबाइल ना चला रहा होता, तो मैं ऐसा काम ना कर रहा होता, तो मैं अपने पापा के साथ रहता है। ऐसा कुछ तो है, वो एक टच रह जाता है कि हाँ शायद मेरे पापा इतनी कामयाबी हमारे नहीं रहे। मतलब आप चाहते हैं कि लोग मोबाइल से ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो? हाँ, अपने मोबाइल से बिल्कुल इन्फ्लुएंस ना हो, अपने परिवार से, क्योंकि जिंदा चीज़ों की जो जज्बात होते हैं वो मशीनी चीज़ों में नहीं। बिल्कुल, मोबाइल आपको बहुत सारी चीज़ों को एंटरटेन तो कर सकता है, लेकिन परिवार, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, अहबाब, ये शायद दोबारा लौट करके नहीं मिल सकते। वरना आईफोन के बाद नोकिया और नोकिया के बाद सैमसंग, और ये तो बदलते रहेंगे और दुनिया भर के डेटा आते हैं। बहुत अच्छी बात अराफात आपने कह दी, दिल को छू गई है मेरे। कहीं ना कहीं मैं भी इन सब बातों को सपोर्ट करता हूँ, और बिल्कुल लोगों को चाहिए कि वो जिंदा रिश्तों पर ज्यादा फोकस करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया अराफात हमसे बात करने के लिए, और बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। तो दोस्तों, अगर अराफात के फैन हैं आप तब भी, और नहीं है तब भी, और अगर ये वीडियो देख रहे हैं तब भी, अराफात की इस कहानी को, छोटी सी इस कहानी को शेयर जरूर कीजिएगा, और मुझे भी मौका दीजिएगा कि मैं आगे अगले मेहमान के साथ आपके सामने बैठ जाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। जय हिंद। तो मेरा पॉडकास्ट अच्छा हुआ, काफी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मोहम्मद, और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक बार दोबारा बुलाएं। अरे और एक बार मैं और शफात दोनों आपके साथ अरे क्या बात, अरे मेरे लिए लक की बात पॉडकास्ट करना चाहेंगे। और ये चैनल, फैक्टम चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। बहुत अच्छी चीज़ है लोगों के लिए कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ये लेके आ रहे हैं कि आप एक व्यक्तिगत किसी की जिंदगी की बात आप तक पहुंचाएंगे, तो शायद आपको इससे कुछ सीख और इंस्पिरेशन मिल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया।